प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज में आज हम एक ऐसे कैटेगरी के बारे में जानेंगे जो कि पोटेंशियली लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। लेकिन जब भी रिटर्न ज़्यादा आता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। तो एज़ ऑलवेज सिर्फ मैं नाम नहीं बताऊंगा कि ये मेरा कुछ फेवरेट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो। यहाँ पे हम जितने भी स्मॉल कैप के फंड्स हैं करेंटली, उन सभी के बारे में मैं कमेंट करने जा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसका अगर आपने ध्यान रखा तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में आप भी अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो यही जानना बनता है कि स्मॉल कैप के फंड्स होते क्या हैं। तो वैसे फंड जो कि अपने टोटल कॉर्पस का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें ही हम स्मॉल कैप के फंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 65% या उससे ज़्यादा स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स क्या होते हैं? तो देखिए, वैसे स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप वाइज 250 जो नंबर है ना, मार्केट कैप वाइज जो टॉप 250 स्टॉक्स है, उससे नीचे के जो स्टॉक्स हैं उसे ही हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। तो ये स्टॉक जो है लार्ज कैप और मिड कैप से साइज वाइज छोटे होते हैं, मतलब इनका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, सेल्स थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। मार्केट कैप भी इनका छोटा होता है। तो ये छोटा है, मतलब कि ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन जो रिस्क है वो भी बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे आप स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे तो स्कीम नेम है, उसके साथ AUM चेक कर सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, उसके साथ ही रिटर्न चेक कर सकते हैं ना। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी रिटर्न्स हैं यहाँ पे। और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें कि डिफरेंट होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, इतने सारे स्कीम्स हैं, तो इसमें से हमें कुछ टॉप स्कीम्स सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम वैसे स्मॉल कैप फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM है वो 1000 करोड़ से भी कम है ना, बहुत छोटे AUM वाले फंड्स। तो यहाँ पे देखिए, उन सभी को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, नए फंड्स हैं या छोटे फंड्स हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो ख़राब फंड्स हैं। देखिए, ये मैं क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राब फंड्स हैं, लेकिन जो नए फंड्स हैं उनका सफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है जिससे कि आप चेक कर सकें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्योंकि अगर किसी फंड का लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ये बात सही है कि फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा नोबडी नोज, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि भाई अभी तक फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है या म्यूचुअल फंड कंपनी ने अच्छा काम किया है, तो उम्मीद है कि आगे भी शायद अच्छा काम करे। ये कॉन्फिडेंस मिलता है। और छोटा AUM तो देखिए रिस्की होता है ज़्यादा ना, बहुत छोटा AUM वाले फंड्स ना, मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया, स्मॉल कैप का फंड्स है ना, कभी कभी 30, 40, 50% भी गिर सकता है। यू नेवर दो, उतना ज़्यादा गिर जाएगा तो AUM में कुछ बचेगा ही नहीं, तो फंड को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा AUM सही बात है, स्मॉल कैप में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको आगे मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन बहुत छोटा AUM भी सही नहीं है, इसलिए 1000 करोड़ का मैंने कट ऑफ रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जो रेड कलर वाले हैं लाइक बजाज है, बड़ौदा है, JM, LIC, महिंद्रा मनुलाइफ, मेरे, मोतीलाल, क्वांटम, ट्रस्ट, इनको मैं फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ। ट्रस्ट का देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ना 13.5% का, मोतीलाल का भी 8.18% था। अब आप में से कुछ लोग सिर्फ यही देखकर अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हाँ, आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, फंडामेंटल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, आप सिर्फ लास्ट 1 ईयर का देखा, वेरी हाई रिटर्न, बाकी कुछ लेना देना नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करने लगते हैं। यहाँ पे आप स्मॉल कैप के बाकी बचे स्कीम्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगेन हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ये सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि फंड मैनेजर जो बेंचमार्क है उसका ज़्यादातर होराइजन्स में उसको बीट कर सके, इसीलिए तो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, नहीं तो हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि भाई बेंचमार्क के मुकाबले इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारों को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, स्कीम्स को आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कीम्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ना, मतलब रेड कलर जैसे आदित्य बिरला देखिए 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इन तीनों में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। लास्ट 1 ईयर में बीट कर पा रहा है, लेकिन उससे पहले तो परफॉर्मेंस नहीं आया है। ठीक है, एक्सिस देखिए, एक्सिस का परफॉर्मेंस कितना अच्छा वापस आया है। एक्सिस स्मॉल कैप पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था ना, अब इसका परफॉर्मेंस वापस आ रहा है एक्सिस का। और नीचे जैसे केनरा रोबेको हो गया ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था जब शुरू में ये फंड आया था, लेकिन अब तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत आ गया है। फिर नीचे देखेंगे कोटक का, देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। SBI देखिए बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। टाटा का भी देखिए लास्ट 1 ईयर का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ इस फंड ने भी बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था। आगे मैं थोड़ा ये सब भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो नाउ हमारे पास कितने सारे स्कीम्स बच गए, तो ये देखिए ये स्कीम्स बच गए जो पास्ट परफॉर्मेंस वाइज बोल सकते हैं कि इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो स्कीम्स हैं बंधन, DSP देखिए उधर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया है। एडिलवाइस, HDFC, इन्वेस्को, निपॉन और क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो इनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। अब देखिए आप लोग पूछेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, आप बताओ कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म, तो किन किन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन्फॉर्मेशन रेशियो लिया है ना। इन्फॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, सेबी ने भी बोला कि इन्फॉर्मेशन रेशियो जरूर चेक करें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रेशियो से हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता चलता है। इससे पता चलता है कि जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले फंड का परफॉर्मेंस कितना आया है, और यहाँ पे वो रिस्क को भी कंसिडर करते हैं कि भाई फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लेकर बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। तो ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा, और अगर काफ़ी कम है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ऑफकोर्स ये सब जब भी आप रेशियोज चेक करें तो सेम कैटेगरी के स्कीम्स का चेक करें। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप फंड का आप कंपेयर करने लगे लार्ज कैप फंड के साथ, वो बिल्कुल गलत है, उससे कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सेम कैटेगरी में चेक करें। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस मैंने बताया आपको, तो देखिए इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा आया है। पहले तो अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी आ रहा था, लेकिन अच्छा खासा वापसी आया है। बंधन तो खैर बहुत अच्छा ग्रीन कलर किया है इसीलिए मैंने। और केनरा रोबेको देखिए क्लियर अंडर परफॉर्मेंस पता चल रहा है ना सभी जगह, जबकि पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था। DSP भी देखिए परफॉर्मेंस वापस आया है। एडिलवाइस का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मतलब बुरा नहीं है। HDFC का तो ठीक चल रहा है। ICICI का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है ना, मतलब इधर देखिए ना अंडर परफॉर्मेंस, नेगेटिव तो मतलब पुअर है ना। इन्वेस्को का ही परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। कोटक जो कि बहुत अच्छा हुआ करता था, कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। निपॉन का ठीक चल रहा है, लास्ट 1 ईयर तो परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन उससे पहले ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। क्वांट भी रिसेंट टाइम्स में तो अंडर परफॉर्मेंस आया, लेकिन पहले का परफॉर्मेंस ठीक है। SBI भी टॉप फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। टाटा भी देखें तो इधर रिसेंट टाइम्स में इनका भी अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आया है। ठीक है, लेकिन ये जो भी फंड्स मैंने मेंशन किया है ना, तो अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म देखें, ज़्यादातर केसेस में बहुत अच्छे फंड हुआ करते थे। बट हाँ, समय के साथ थोड़ा अप डाउन होता है, तो यहाँ पे कुछ फंड्स में रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी आया है, लेकिन हाँ इसमें से कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस अभी भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए स्कीम्स में इन्वेस्ट करते वक्त। देखिए ये जो परफॉर्मेंस वाइज अच्छे स्कीम्स हैं फ़िलहाल, उसका AUM चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। पोर्टफोलियो टर्नओवर कितना है, मतलब कितना चर्निंग कर रहे हैं, बाय सेल कितना कर रहे हैं स्टॉक्स का। और डेट एंड कैश में फ़िलहाल कितना रखे हुए हैं इन्होंने पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर AUM चेक करेंगे तो निपॉन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ह्यूज। बड़ा AUM से प्रॉब्लम क्या होगा कि लार्ज कैप में ज़्यादा रखना पड़ेगा, और मिड कैप स्मॉल कैप में चाह कर भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने में इन्हें प्रॉब्लम होगा। और रिलेटिवली इन्वेस्को का भी छोटा है, बंधन का भी ठीक ठाक है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टॉक्स देखें, निपॉन तो आपको पता ही इतना बड़ा AUM है, तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स तो इनको ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली बंधन ने भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स रखा हुआ है, ह्यूज।
और रिलेटिवली इन्वेस्को का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, 64 स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिलेटिवली अब देखिए पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, आप लोग हमेशा ये सब चीज़ पूछते हैं ना, इससे पता चलता है कि भाई ग्रोथ वाले ज़्यादा स्टॉक्स हैं या फिर वैल्यू वाले ज़्यादा हैं या फिर ब्लेंडेड स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्को का 38 से भी ज़्यादा है, मतलब कि वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक। जबकि बंधन का देखिए बहुत कम है रिलेटिवली, मतलब कि यहाँ वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर ज़्यादा लिया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपने ट्रस्ट का रिटर्न बहुत ज़्यादा देखा था ना, तो ट्रस्ट का अगर आप पोर्टफोलियो पी चेक करेंगे ना तो वो 42 के आसपास है, 42 तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है उन लोगों ने, ठीक है। पोर्टफोलियो टर्नओवर देखिए तो यहाँ पे तो आपको पता है क्वांट नामी है इसके लिए कि भाई ज़्यादा चर्निंग करते हैं, पहले से तो बहुत कम कर लिया है इन्होंने, लेकिन अभी भी ज़्यादा है, बंधन का भी ज़्यादा है। जबकि HDFC का देखिए ना बहुत कम है, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, निपॉन देखिए बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, इन्वेस्को का भी ठीक है रिलेटिवली 30% से कम है। और डेट एंड कैश देखेंगे, बंधन देखिए बहुत ज़्यादा इन्होंने डेट एंड कैश में रखा हुआ है, मतलब कि मे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से शायद गिर सकता है स्मॉल कैप में और अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। एक तो ये रीज़न हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अभी इनको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। एक तो होता है कि भाई गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि शायद गिर जाएगा, उन्हें लग रहा है कि शायद गिर जाएगा, एक तो ये। दूसरा कि ठीक बात है गिरेगा नहीं गिरेगा तो अलग बात है, मुझे अच्छा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने पैसा रखा हुआ है। ये दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए इन्वेस्को ने ज़्यादातर अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, निपॉन ने भी ज़्यादातर अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स भी आप चेक करें, इससे आपको पता चलेगा ना कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है फंड का, और आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, ठीक है ना, उसके अनुसार, क्योंकि सबका कंफर्ट अलग होता है। अब कुछ लोग वेरी हाई पी के साथ कंफर्टेबल हैं, ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स, कुछ लोग हैं कि नहीं भाई कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए, कुछ लोग हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक। उसी तरह से पोर्टफोलियो टर्नओवर, भाई चर्निंग कितना ज़्यादा कर रहा है फंड, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर है कि आपका मार्केट पे कॉल क्या है, आपको क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। नीचे अगर जाएगा यहाँ से और ज़्यादा, तो जिन्होंने कैश ज़्यादा रखा है वो अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और पता चला नीचे नहीं गया यहाँ से ऊपर चला गया, तो जिन्होंने पूरा इन्वेस्ट करके रखा है रिलेटिवली उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आपको पता चलती हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी चेक करना चाहिए ये सब चीज़ें। रिस्क एडजस्टेड, किस तरह का रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, मतलब कि मीन से कितना ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है रिटर्न्स, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन में पॉजिटिव रिटर्न भी होता है, नेगेटिव रिटर्न भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्वांट तो आपको पता ही है भाई थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता ही है, बंधन में भी रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। बीटा से पता चलता है कि मार्केट के मुकाबले किस तरह का परफॉर्मेंस है, मार्केट का बीटा 1 लिया जाता है, ठीक है। तो 1 से कम है, मतलब कि मार्केट अगर ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है ऊपर तो ये थोड़ा कम तेज़ी से ऊपर जाएगा, मार्केट अगर ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो ये थोड़ा कम गिरेगा। और अगर यही 1 से ज़्यादा बीटा होता ना, तो मार्केट अगर मान लीजिए 10% से गिर रहा है तो वो फंड 10% से भी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। उसी तरह से मार्केट अगर 10% का रिटर्न दे रहा है और बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो वो 10% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा वो फंड, ठीक है। तो मार्केट से कोरिलेशन कि मार्केट के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। शार्प रेशियो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है कि किस तरह का रिस्क लेकर किस तरह का रिटर्न जनरेट कर रहा है। 1 से अगर ज़्यादा है शार्प रेशियो तो उसे बहुत अच्छा माना जाएगा, 2 के आसपास है तब तो बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारा 5 ईयर का डेटा है, लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे तो 1 से सभी ज़्यादा है, तो परफॉर्मेंस सभी का अच्छा माना जाएगा लास्ट 5 ईयर्स में। अल्फ़ा मतलब कि रफली समझ सकते हैं कि बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस सभी का बहुत अच्छा है। ज़्यादातर फंड्स देखिए ना अल्फ़ा बहुत अच्छा है, तो इन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा बोला जा सकता है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप एलोकेशन आपको ये भी चेक करना चाहिए हमेशा जिस भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है इन फंड्स ने। तो स्मॉल कैप का फंड है तो मिनिमम 65% तो स्मॉल कैप में होगा ही, और बाकी ये जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप एलोकेशन देखें तो आपको पता ही है, क्वांट तो इसके लिए नाम ही है ना। लार्ज कैप में स्मॉल कैप वाला ही पूरा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। टाटा देखिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है लार्ज कैप में, हाँ, ज़ीरो है यहाँ पे।
और मिड कैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्को का देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और एक्सिस का भी मिड कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जबकि क्वांट का नहीं है, क्योंकि क्वांट ने ज़्यादातर तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया, मिड कैप के लिए कुछ बचा नहीं। और स्मॉल कैप देखेंगे, देखिए टाटा का कितना बड़ा एक्सपोजर है, ऑलमोस्ट 80%, ठीक है। और इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस का एक रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे HDFC का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो देखिए ये सब डिटेल से आपको डिसाइड करना है ना कि आपको किस तरह का फ़ंड चाहिए। जैसे मुझसे पूछा जाए ना कि भाई मैं किस तरह का फ़ंड पसंद करता हूँ, तो मैं देखिए जैसे लार्ज कैप का फंड है तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो। जो मिड कैप का फंड है मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर मिड कैप में इन्वेस्ट करो, और जो स्मॉल कैप का फंड है मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो मैं खुद से कर ले रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई करे, ठीक है। क्योंकि मैं खुद से कर रहा हूँ, मैंने खुद से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मिक्स किया हुआ है खुद से। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जिस तरह का फंड है वहीं पे तुम ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपना अपना थॉट प्रोसेस है। उसी तरह से पी रेशियो, मैं पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। टर्नओवर रेशियो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अपना अपना प्रेफरेंस है, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का फ़ंड चाहिए। देखिए एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न्स वो फंड कैसे जनरेट कर रहा है उसको आपको समझना है, और आप उससे कंफर्टेबल हैं कि नहीं ये समझना है। और सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि देखिए जो भी रिटर्न्स आप देखते हैं ना ये आ चुका है, ठीक है। तो फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा क्या आएगा, इसीलिए ना हम ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई अभी तक कई सालों से अच्छा आ रहा है तो आएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि स्मॉल कैप लास्ट 1 ईयर में तो कोई रिटर्न आया ही नहीं, इसीलिए आपको ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको टाइम देना है, 1-2 साल और अगर टाइम दिया जाए तो मोस्टली यहाँ पे भी रिटर्न दिखने लगेगा। और देखिए स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मैंने हमेशा मेंटेन किया है। स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में ही अगर इन्वेस्टमेंट करने जाए तो मिनिमम 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर रखें। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि अगर आपका फंड 20-30% भी गिर जाता है तो आप डर कर भागेंगे नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप है ना, मार्केट में अगर बड़ा गिरावट आता है तो 20-30% का गिरावट यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आइडियली आपको स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई बार आप लोग का क्वेरी आता है ना कि 1 फंड 2 फंड कितने फंड्स, क्योंकि स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक्स का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लार्ज कैप में सिर्फ 100 स्टॉक्स हैं, मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक्स हैं, लेकिन स्मॉल कैप में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं ना, क्योंकि 250 के नीचे सारा कुछ स्मॉल कैप आता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बड़े वाले स्मॉल कैप्स भी देखें तो 251 से लेकर 500 तक तो बिल्कुल बड़े वाले स्मॉल कैप हैं, तो वहाँ भी 250 स्टॉक्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इवन 2 स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो बहुत कम होता है। तो मान लीजिए 5-10% के आसपास का पोर्टफोलियो ओवरलैप है तो उसे सीरियसली नहीं लेना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इवन 2 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है स्मॉल कैप्स में, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेंचमार्क रिलेटेड भी आप लोग का बहुत क्वेरी आता है, बेंचमार्क कहाँ से चेक करें। स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप में 2 बेंचमार्क मिलेंगे, एक BSE का मिलता है, एक NSE का। तो BSE 250 स्मॉल कैप होगा और NSE 250 स्मॉल कैप होगा, इसलिए बेंचमार्क में आप 2 तरीके का रिटर्न देख रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो बेंचमार्क का रिटर्न आपको सभी जगह मिल जाएगा, जहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना उसके वेबसाइट पे जाकर चेक करें। बेंचमार्क का रिटर्न तो उनको देना ही है, नहीं तो कैसे पता चलेगा फंड अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है, ठीक है। तो बेंचमार्क का रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं तो म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका फंड है ना उसके वेबसाइट पे जाएं, उसका फैक्ट सीट चेक करें, लेटेस्ट मंथली फैक्ट सीट, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेंचमार्क के साथ हमेशा कंपेयर करें। देखिए अच्छा फंड पास्ट अगर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से चेक करना चाहते हैं ना तो एक तो बेंचमार्क के मुकाबले कंपेयर करें, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर कैसा रिटर्न, और साथ ही उसी कैटेगरी के जो दूसरे अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं उसके साथ कंपेयर करें कि परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सब अगर आप चेक करेंगे, जो भी डिटेल्स मैंने बताया है इसके आधार पर मोस्टली आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा लॉन्ग टर्म में। देखिए शॉर्ट टर्म में 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने सोच समझकर
अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ पे 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस कहीं से भी कुछ मैटर नहीं करता। आप हमेशा ध्यान में रखें। आप यहाँ पे 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आएगा लेकिन वो फिर से वापस आएगा और अच्छा खासा रिकवर कर लेगा। बस क्वालिटी अच्छा रखें। क्वालिटी देखने के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ आपको बताया। वेल नोन फंड हाउस हो, थोड़ा पुराना फंड हाउस हो, पहले का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और बाकी पैरामीटर्स तो मैंने आपको बताए। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।